नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ आप लाइक लगातार कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और इसी के साथ बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि किसी भी आने वाले चर्चा की सूचना सबसे पहले और सीधे आपको मिले। दर्शकों, आज हमारे साथ हैं द अभिषेक तिवारी शो के अभिषेक तिवारी जी। अभिषेक जी, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम सर। बड़ा भाग्य है कि 2 दिन में 2 बार मिल रहे हैं आपसे। जी, जी, बिल्कुल। और देखिए, बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री ने औपचारिक रूप से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी। हालाँकि जी, प्रधानमंत्री काम भी करते हैं, साथ में राजनीति भी करते हैं। मुझे याद आता है, जब उन्होंने 2014 से 2019 के अपने पहले टर्म के बाद कहा था, 4 साल काम करूँगा, 1 साल राजनीति करूँगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने 24 घंटे काम करने वाली पार्टी बना दिया है और आखिर एक राजनैतिक पार्टी की यही तो खूबी है कि वो 24/7 साल के 365 दिन इलेक्शन मोड में रहे और भारतीय जनता पार्टी को अब चुनावी मशीन कहा जाने लगा। कल प्रधानमंत्री समस्तीपुर और बेगूसराय इन 2 जगहों पर 2 रैलियां की और कुछ बड़े संदेश कर्पूरी ठाकुर के गांव में रैली। ये एक बड़ा संकेत है। शारदा सिन्हा जी का नाम लेना छठ के अवसर पर, ये एक बड़ा संकेत है। और तो और जो लोग कहते हैं कि सरदार पटेल तो कांग्रेसी थे और मोदी सरदार पटेल को क्यों हमसे उठा के लेके चले गए, सीताराम केसरी उन्हें याद किया नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभा में। सीताराम केसरी, जिन नए लोगों को याद न हो उनको बता दें, ये वही सीताराम केसरी हैं जो त्याग की मूर्ति कहे जाने वाली कथित सोनिया गांधी, उनके कब्जे के समय ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, ठीक उसी तरह जैसे आज खड़गे हैं। लेकिन इनकी धोती, इनका कुर्ता फाड़ के बेइज्जत करके किस तरीके से कांग्रेस के चाटुकारों ने इन्हें बाहर किया था, तो ये कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र है। लेकिन इस सब के बीच में अभिषेक जी, मैं शुरुआत करूंगा आज एक क्लिप दिखा के। और मुझे जी। बहुत सुखद संतोष है, मेरे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा कि आप फील्ड में उतरे और आपके ही क्लिप से आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा। तो सबसे पहले दर्शकों, जरा अभिषेक जी की ये क्लिप हम लोग देख लेते हैं जो इन्होंने फील्ड से बनाई है। 10,000 रुपया मिला है। जी, हैं? कैसा काम है विधायक जी का? बहुत बढ़िया, जीवीएस जी का काम बढ़िया है। बहुत बढ़िया, अब मोदी जी का? बहुत बढ़िया। मेरा बाप है वो, मोदी जी आपके बाप मेरा है? बाप है। आपको जीवेश मेरा भाई अच्छा, है जीवीएस जी भाई है। जी। तब तो यहाँ पे जमानत जब्त आप लोग करा दीजिएगा चाची, ये गांव क्या में। पूरा छाप के चलेगा? पूरा छाप के कमल छाप। पूरा पूरा छाप के कमल छाप। कमल छाप। अभिषेक जी, ये तमाम वीडियो से क्या संकेत हैं, जमीन पर क्या महक है, ये तो आप बताएंगे। लेकिन 1 मिनट के लगभग इस वीडियो में मुझे एक शब्द ने भावुक कर दिया, मोदी मेरा बाप। ये प्रधान सेवक ने कमाया है। सर, मैं उस गांव में गया, दलितों का गांव है। और मैं, आप जानते हैं कि ग्राउंड रिपोर्टिंग शहरों में कम करना पसंद करता हूं, गांव-गांव ज्यादा घूमना अच्छा लगता है। भावुक मैं स्वयं हुआ। अंतिम घर तक सड़क निर्मित है। वो पूरा वीडियो भी मैं डालूंगा अपने चैनल पर, लेकिन शॉर्ट्स पहले आपके चैनल पर मैंने डाल दिया और बताया लोगों को कि भाई ग्राउंड रिपोर्टिंग में हम आए हैं, लेकिन एक्चुअली में हम मुद्दे उठा रहे हैं। इस लड़की, इस महिला ने, स्त्री ने जब कहा कि मोदी जी मेरे पिता तुल्य हैं, तो यूं ही नहीं किया। मेरा पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए सर, 10,000 रुपए मिला, छठ मैया का पर्व आने वाला है। मतलब आप देखिए, मछली पालन, एक छोटी सी रेडी लग जाती है 10,000 रुपए में, वहां पे अंडा बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छठ के बाद बेचना शुरू कर देंगे ये लोग। घाट मैंने देखा सर, पूरे तालाब की सफाई है, घाट बन चुका है, छठ मैया की तैयारी में है। एक महिला गीत गा रही थी अभी वीडियो के अगले हिस्से में, मोदी जी जुग जुग जियो, उनको छठी मैया का आशीर्वाद मिले। ये नरेंद्र मोदी जी की कमाई है सर। इस देश में 30-35 करोड़ लोगों को अनटचेबल बना दिया गया था कांग्रेस के द्वारा, ये कह के कि 21 रुपए जो लोग कमाते हैं वो लोग निर्धन नहीं है। मनमोहन सिंह का ऑन रिकॉर्ड बयान है। अभिषेक तिवारी कोई 2014 के बाद जन्म लेने वाला लिबरल नहीं है, मुझे बातें याद रहती है। 21 रुपए की कमाई करने वाला अगर अवनीश सर निर्धन नहीं है, तो उसकी निर्धनता का यह अपमान है या नहीं? नरेंद्र मोदी ने समझा कि नहीं, निर्धन तक आज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बैंक नहीं पहुंचा सर। निर्धन तक
बैंक नहीं पहुंचा, साहूकार पहुंचे हैं। जीवन खप जा रहा है सर, साहूकार का ब्याज नहीं चुक रहा है सर। ये मोदी आया जिसने बोला कि तुमको क्या गुमटी लगानी है, पान बीड़ी सिगरेट बेचना है, ये लो 50 रुपए, ये लो 50,000 रुपए, तुमको कोई मॉर्गेज कुछ नहीं रखना है, अपना जीवन चलाओ। 5 चाय की टपरी लगाई, वहां पे चुनावी पॉलिटिकल चर्चा हो रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई किसी की जाति नहीं पूछ रहा है महाराज जी, कोई किसी की जाति नहीं पूछ रहा है। मैंने उससे पूछा कि कहां से लगाया, तो मोदी जी पैसा दिए हमको। कॉन्फिडेंस देखिए उस आदमी का, मोदी जी पैसा दिए हमको। बोले चुकाते कैसे हो? तो बोला बैंक वाला आता है, कभी 500 कभी 700 रुपए का ईएमआई बनता है। बोला कैसे चुकाते हो? बोला दिक्कत कहां है, पहले तो बिजली बिल भी देता था, 125 यूनिट बिजली फ्री है मेरी, गांव में मुझे बिजली नहीं लगता है, वो पैसा बचता है यहां। अब हम बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं। एक और क्लिप आएगा जिसमें वो बोलेगा कि प्रधानमंत्री जी के कौशल विकास योजना के कारण गांव में 3 कंप्यूटर सेंटर चल रहे हैं, तीनों में पढ़ाई हो रही है और वहां की बच्चियां नौकरी में लगी हैं। इसको कहते हैं सर विकास। अब दूसरा कॉन्फिडेंस भी इसी वीडियो में छुपा हुआ है, जो आखिरी सेक्शन में है। आज तक आपने, हमने और बड़े बड़े पॉलिटिकल विश्लेषकों ने, और आपने वीडियोस भी देखे होंगे यादव समाज के, किस प्रकार के आ रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी की सरकार बनेगी तब बता देंगे। बता दीजिएगा वो और बात। इस महिला का कॉन्फिडेंस देखिए, छाप के चलेगा कमल छाप। अब वो भी टाइम चला गया जब ये कहा जा रहा था बंगाल में चुपे चाप कमल छाप। ये भी कोई विकसित एरिया नहीं है बहुत ज्यादा। वो तो जीवेश मिश्रा अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर वहां से खड़े हैं और इन्होंने गांव गांव तक सड़क बना दिया है, इनके गांव तक भी। अब यहां से क्या जगता है? सड़क मिल गया, बिजली मिल गया, पानी मिल गया, पैसा मिल गया, फिर कहा क्या जगता है? अब अपनी बच्ची को पढ़ाएंगे। इसी के एक सेक्शन में सर एक छोटी बच्ची है जो दलित समाज से आती। मैंने बोला तुमको पॉलिटिक्स समझ में आता है? बोले हाँ। तो मैंने 2 नेताओं का नाम लिया, उसमें नाम नहीं लिया एक्चुअली मैंने, उसने ही लिया। उसने बताया कि ये मेरे राजनीतिक रोल मॉडल है, और उस रोल मॉडल में साफ साफ उसने कहा है सर कि नरेंद्र मोदी उसके रोल मॉडल है। मैंने पूछा क्यों? कहे कि बिना किसी के पैरवी के वो प्रधानमंत्री बन गया। क्या राजनीतिक समझ है सर गांव के लोगों की, कि ये आदमी हमारे समाज से है, बिना किसी राजनीतिक पैरवी के, बिना कोई पॉलिटिकल बैकअप के वो प्रधानमंत्री बन गए। आप देखिए रोल मॉडल बदल गया सर, समय बदल गया। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, फलाना ढिमकाना एक्टर वो रोल मॉडल नहीं रहे सर। दिस इज करिश्मा ऑफ नरेंद्र मोदी। लोग कहेंगे कि रैली में भीड़ नहीं। अरे भाई साहब, भारत बदल रहा है, यही तो परिपाटी बदल रही है, लोग समझ नहीं रहे हैं। अब वो समय है कि आने वाले कुछ दिनों बाद इशारों में मोदी जी संवाद करेंगे, मैटर पहुंच गया, रैलियां खत्म हो जाएंगी। 2020 में तो कोविड था, ज्यादातर रैली वर्चुअल हुई, तो वर्चुअल रैली में लोग कहां जुड़े? अब तो मोदी जी ने, अब चूंकि आपने उठा दिया वो बात, बोलना जरूरी है। मैं याद है, मैं बहुत राजनीतिक रूप से उस वक्त परिपक्व तो नहीं हुआ था, चूंकि मैट्रिकुलेशन का समय था, लेकिन एक कांग्रेसी नेता कांग्रेस अध्यक्ष के दरवाजे पर लात मार के वो तोड़ता है और लिटरली शर्ट फाड़ते हुए उनको खींच के सीताराम केसरी को कांग्रेस भवन से बाहर निकाला जाता है। ये लोग बात करेंगे दलितों का, पीड़ितों का? संभव है? असंभव है ये बात। कल मैंने एक और वीडियो चला है जिसमें एक मुसलमान बोल रहा है कि खुलेआम टिकट लोग बेच रहे हैं, लोगों को टिकट नहीं दे रहे हैं, अच्छे लोगों को टिकट नहीं है, मुसलमानों के वोटों का सौदा हो रहा है। तो क्यों बोल रहा है? मैं मानने को तैयार नहीं कि कोई पिछड़े समाज से आकर के, मैं दलित समाज की बात नहीं कर रहा हूं, पिछड़े समाज से, ओबीसी समाज से आकर के 5 करोड़ रुपए टिकट में खर्च करके टिकट लेता है, और वो दलितों का, पिछड़ों का, शोषितों का, अकलियतों का, मजदूरों का जो ये रटी रटाई लाइन है उसका विकास करेगा। नहीं, 5 करोड़ रुपए प्लस इलेक्शन के लागत को अगले 5 साल में वो 3 गुना करेगा, क्योंकि अगले 5 साल बाद टिकट का प्राइस बढ़ जाएगा। अवनी सर,
ये लोग मैं एक नया टर्म दिया हूं पिछले 2 दिनों में, ये दलित शोषित पिछड़े के नाम पर ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं, ये जो है ना नया साम्राज्यवाद का, ये नए सामंती हैं। और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेता तय कर रहे हैं कि कौन कहां का सामंत बनेगा, उसके लिए पैसे लिए जा रहे हैं। बिहार जिसको कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, उस डेमोक्रेसी को इन लोगों ने बेच दिया, कहीं 3 करोड़ में, कहीं 2 करोड़ 70 लाख में। वहां पे नेता अपना कपड़ा फाड़ रहा है आरजेडी ऑफिस के बाहर। इससे ज्यादा चारित्रिक पतन क्या होना है सर? बिल्कुल अभिषेक जी, और आपने जिस नव सामंतवाद की बात की, तो जब लालू और मुलायम का राजनीति में उदय हुआ था, तो इन्होंने भी उस परंपरा से ही अपने आप को सामंत बनाया है, और आज इस हैसियत में खुद को ले आके खड़ा कर लिया है करप्शन की बदौलत, कि ये अब नए सामंत पैदा कर रहे हैं। तो खैर, ये तो एक कुलीन वंश की परंपरा है जो कांग्रेस की छाया में रहेगा। इसीलिए मैं कांग्रेस को और इस घराने को, 10 जनपद को भारत का लोकतांत्रिक राजवंश कहता हूँ, राजनीतिक राजवंश कहता हूँ। आप नेहरू से उठा लीजिए, लोग फिर कहेंगे नेहरू पे। अच्छा, प्रधानमंत्री की एक आदत है, वो काम की बात आपने जमीन से उठाया, वहां काम दिखा। जो इनिशिएटिव 10,000 का दिया गया है, जिसको कि ये एक तरह से आप कहिए प्रमोटर्स इक्विटी है जो सरकार दे रही है, इसके बाद इसको 2 लाख तक बढ़ाया जाना है परफॉर्मेंस देखने के बाद। मुद्रा योजना के बारे में आपने बात की, वो सारी चीजें जमीन पर दिख रही हैं। उज्ज्वला, सिंचाई, जो पीने का पानी है, ये सारा दिखाई दे रहा है। मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने रैली में कहा कि भैया देखो, 4 करोड़ घर बनाए हमने, और उसमें से 60 लाख डिलीवर किया है बिहार के अंदर। ये आंकड़े दे रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि हम जो है इतने लोगों को नौकरी देंगे और इतने लोगों को फलाने करेंगे, इतना रोजगार लगाएंगे। अरे भैया, जंगल राज की याद दिलाई, और उन्होंने कहा कि इनका नाम सुन के निवेशक भाग खड़े होंगे भैया, कि ये आ गए सरकार में। ये जो काम वर्ष और डिलीवरी की पॉलिटिक्स है, बिहार कभी जाना जाता था अभिषेक जी की जातीय उसमें फंसा रहेगा, क्षेत्र में फंसा रहेगा। क्या अब वाकई में डिलीवरी की पॉलिटिक्स जो नरेंद्र मोदी ने शुरू की है, और लगातार वो डिलीवर करने के बाद, काम करने के बाद वोट मांगते हैं, बिहार अब काम पर ही वोट दे रहा है और काम पर ही वोट देगा। बिहार की जो एस्पिरेशन है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी छोटी 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 चीजें हैं जिस पर बहुत ध्यान देना है। तो क्या इसका मुकाबला कहीं आपको कांग्रेसी और ये पूरा तेजस्वी का इकोसिस्टम करते हुए दिखाई दे रहा है? भाई, घोषणा मुंह से कर देना वो अलग बात है, लेकिन डिलीवर करना, और नरेंद्र मोदी अपनी डिलीवरी गिना रहे हैं, और जमीन पर आप भी पा रहे हैं कि वो महिला कह रही है कि हाँ हाँ, और पिता हैं आप, गार्जियन, और क्या कहिएगा? एक प्रधानमंत्री के लिए और क्या चाहिए? एक जनता के लिए और क्या चाहिए कि वो प्रधानमंत्री को अपना गार्जियन कहे? और इसीलिए तो चुना जाता है। सर, इस 35 सेकंड के वीडियो में बहुत कुछ है। एक सेगमेंट और है इसमें कि आखिर इस महिला के जीवन में क्या बदला कि नरेंद्र मोदी उसके पिता तुल्य हो गए। अब अभी तो ऐसा तो है नहीं कि ये आरफा खानम शेरवानी रवीश कुमार की तरह इसका जन्म 2014 के बाद हुआ हो। नहीं, इनका जन्म देख के लग रहा है कि 2014 के पहले का है। तो क्या बदला? डिलीवरी ही बदली है। आज तक की सरकारों ने वादे बहुत किए इनके लिए, लेकिन कुछ पहुंचाने नहीं इन तक। उसके पहले प्रधान जी कहा जाते थे, कट मनी, इतना कुछ था सर। वृद्धा पेंशन मिलना ही 200 रुपए था, और वो भी अटल जी शुरू करके गए, वरना इसके पहले कहां कांग्रेस को ध्यान आया था। मिलना ही 200 रुपए था, उसमें भी बेशर्मी है कि प्रधान 100 रुपए खा जाता था। यहां 1100 रुपए हो रहा है, और जैम है सर, सीधे मोबाइल पर आता है, सीधे मोबाइल पर आ जाता है। कहां पैसा मारिएगा आप बताइए? अब रही बात आवास। हां, आवास की डिलीवरी, भले कोई लोग इंदिरा आवास के नाम से आज भी कह दे, क्योंकि वो शुरुआत वो था, लेकिन पूरे 70-50 वर्षों के इस रीजन में जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, 50,000 इंदिरा आवास पूरे देश में न बना सकी। तो डिलीवरी करने में तो महारथ ही है नरेंद्र मोदी। नहीं डिलीवरी करोगे तो नीचे के लोगों का तो जान खा जाएंगे आदमी। इस मामले में तो मोदी इतने सख्त हैं कि सब जानते हैं, खा जाएंगे, जान खा जाएंगे। और चूंकि इतना दबाव है,
इतना कुछ दिया है, इसलिए एक अभी एक और वीडियो आएगा, एक युवा जेनजी जिनको ये राहुल गांधी कहते हैं कि तोड़ देंगे, एक जेनजी बोलता है मेरे कैमरे पे कि राहुल की तो बात ही मत कीजिए, वो तो अभी बच्चे हैं। मैंने बोला 52 साल के हो गए, कब तक बच्चे रहेंगे? तो बोला जब तक मोदी जी पीएम रहेंगे तब तक वो बच्चे रहेंगे और आखिरकार वो बूढ़े होकर रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद योगी जी आएंगे। ऐसी ऐसी बातें ग्राउंड पर गांव में सुनने को मिलती है सर, आत्मा हिल जाता है कि ये बदलाव कहां से है, ये नैरेटिव के पीछे का कारण क्या है? एक ही कारण है सर, नरेंद्र मोदी की डिलीवरी, बीजेपी का अनुशासन, और हां आप कह सकते हैं चुनावी मशीन 24/7 है, तो ये कोई अपराध तो नहीं है, डेमोक्रेसी में चुनाव लड़ना कोई अपराध तो नहीं है सर। नहीं, अरे इसी बात के लिए पार्टी है, और किस लिए? कोई भी पार्टी। अब मैं आपके उस प्रश्न का भी उत्तर दे रहा हूं, तेजस्वी और राहुल। तो फिर मुझे ये जनता कमेंट में बताए ना, मैं पर्सनली प्रारब्ध के इस चैनल पर आकर के इस प्रश्न का उत्तर जो लोग देगा मैं उसे कमेंट करूंगा। आखिर ऐसा क्या है कि तेजस्वी यादव के वादे पर बिहार की जनता को विश्वास नहीं है? कैसे होगा सर? आप दीजिएगा टिकट ओसामा को, ओसामा जी को, माय मिस्टेक, ओसामा जी को आप टिकट दीजिएगा, रीतलाल यादव जी को आप टिकट दीजिएगा, और आप कहेंगे ए टू जेड की पार्टी है, और कहेगा जो खुलेआम कैमरे पर अभी 3 महीने पहले बोला है कि भूरा बाल सत्ता में आते ही साफ कर देंगे, उस अशोक महतो की पत्नी को आप टिकट दीजिएगा, और आप कह रहे हैं कि ए टू जेड की राजनीति कर रहे हैं। आपकी राजनीति में तो दिखे ए टू जेड, 37% यादवों को आपने टिकट दिया है। एक और आंकड़ा बताते हैं सर, बड़ा रोचक आंकड़ा है। वो आंकड़ा 37% यादवों को टिकट मिला, ये तो ठीक है, लेकिन 3 पासी, 1 रविदास, 1 मुसहर और 1 दुसाद जो आरजेडी से टिकट पाए हैं, मैं नाम नहीं लेता, उनके पति यादव समाज से हैं मोस्टली। तो ए टू जेड की राजनीति कहां रह गई? ये तो पिछली ऑलमोस्ट बार फ्रॉड हुआ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, सुनिए। पिछली बार लोजपा से लड़ रहे थे मुंगेर से अरुण भारती, उनके अपोजिट में जो कैंडिडेट थी उनके पति का नाम लोग चेक करें और मुझे बताएं ये कहां रह गया है दलित पॉलिटिक्स? ये हो कहां रहा है? तो जो सत्ता के करीब है, जो टिकट ले सकता है, वही चल रही है राजनीति में। सवाल ये है, बड़ा प्रश्न ये है कि डिलीवरी ही नहीं है, इनके भाषण अलग है और कार्य है। आप मुझे बताइए, जिस आदमी ने कहा हो मंच पे ऑन कैमरा कि भूरा बाल राजनीति में सत्ता में वापसी के साथ साफ करने में कर दूंगा, अशोक मैं तो अभी 3 महीने पहले बोला है। एक दलित विचारक है, उन्हीं के चैनल पर बोला है। आपने उनकी पत्नी को टिकट दिया, मतलब आप चाहते हैं कि भूरा बाल साफ करे वो, तभी तो टिकट दिया है ना। और क्या पीछे का उसका मकसद हो सकता है? तो जब राजनीति में इतनी घृणा है, टिकट देना इटसेल्फ बताता है कि तेजस्वी यादव भूमिहार ब्राह्मण राजपूत से घृणा कर रहे हैं, लाला से घृणा कर रहे हैं, वरना टिकट वो नहीं देते। तो जो आदमी इस घृणा के स्तर पर गिरा हुआ है, उसके बाद कहने को बच क्या जाता है? इसलिए विश्वास एकदम कहने को कुछ नहीं बच जाता है। और डिलीवरी की राजनीति करने वाले प्रधानमंत्री आप देखिए कितनी माइन्यूट डिटेलिंग करते हैं। समस्तीपुर में और बेगूसराय में जब रैली की है तो एक बोले कि मोबाइल निकालिए, फ्लैश जलाइए। लोगों ने मोबाइल का लाइट जलाया तो तड़ाक से गिना दिए कि भैया हमारे कांग्रेस के जमाने में मोबाइल की 2 फैक्ट्री थी, आज 200 फैक्ट्री है। उसके बाद कहते हैं कि साहब निवेशक तो भाग खड़े होते हैं और ये नौकरी के नाम पर जमीन लिखवाते हैं। आप सोचो ये आपको नौकरी कहाँ देंगे? फिर कहते हैं 50 लाख रोजगार का मौका हमने बना दिया, और ज्यादा बने इसलिए एनडीए को दीजिए, बेगूसराय टेक्सटाइल हब बनेगा। आप देखिए, एक तो काम गिनाया, फिर आगे की बात कर रहे हैं और एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। बरौनी रिफाइनरी को बता दिया कि भैया बंद करके बैठे हुए थे जंगल राज में, हमने उसको शुरू कराया। खाद कारखाना उन्होंने वो भी बताया। तो एक तरफ सीधे सीधे लिस्ट काम की, और एक ऐसा आदमी जो काम की टेबल पे है। एक दूसरी पार्टी, एक दूसरा गठबंधन आप
अभी विपक्ष में बैठे हुए हो और तुर्रा ये 2.5 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दे देंगे, तुर्रा ये 30,000 रुपया दे देंगे। प्रधानमंत्री ने एक-एक काम, लेकिन अब डिलीवरी की पॉलिटिक्स में तो केवल बिहार ही नहीं, हमको लगता है पूरे देश में ये लोग पीछे जा रहे हैं और इसीलिए संभवतः डबल इंजन का कॉन्सेप्ट जनता के गले उतर भी रहा है। अब जरा गठबंधन की बात कर लेते हैं अभिषेक जी। सर ये आपने बताइए जो बात कही है सर हाँ, 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 आपने जो बात की है, मैंने एक न्यूज आपके लिए ढूंढी है। इस शो पे नहीं बोलूंगा तो अधूरा रह जाएगा सर। द प्रिंट नाम का एक सो कॉल्ड सेकुलर और सेकुलरों का चहीता है, ये तो आप मानेंगे सर। एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं न्यूज। ब्रिटेनिया, जारा, वैन हुसैन से लेकर अडानी तक बिहार में उद्योगों के लिए हुआ एक नया युग शुरू। 2016 से 2020 में 1238 फैक्ट्रियों को पहले चरण में मंजूरी मिली थी, जिसमें 16,332 करोड़ रुपए का ऑलरेडी निवेश आया। 2020 में ये फैक्ट्रियां बढ़कर 2154 हो गई हैं सर। कहां कहां झूठ बोलेंगे। तेजस्वी कह रहे हैं कि गुजरात में फैक्ट्री है। अरे जनाब, आपके पिताजी के समय सारी फैक्ट्रियां चली गई और नीतीश जी के युग में फैक्ट्रियां वापस आई। जारा और वैन हुसैन कोई छोटी कंपनियां नहीं है बाय द वे। ब्रिटेनिया, अडानी। बिल्कुल, बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ और इसके सामने ये टिकते नहीं और यही वजह है कि ये डबल इंजन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना अभिषेक भाई, ये इसीलिए जनता के गले उतर रहा है। आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, 17 तक 14 से 17 3 साल नरेंद्र मोदी की सरकार रह गई, लेकिन तमाम योजनाएं जो सबसे अच्छी योजनाएं आयुष्मान नहीं हुआ यूपी में, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जो उलझे हुए थे। अच्छा, अब जरा गठबंधन की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी ने इतना पेट्रोल डाला, गाड़ी स्टार्ट किया, बारात सजाई और परछावन वगैरह सब करा लिया, एसआईआर के बहाने स्टेपनी बना के तेजस्वी को घुमा लिया, सब किया। चेहरा पूछते 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 लोग थक गए, नहीं बताया, मुख्यमंत्री नहीं माना। इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पर लिख जाए एफआईआर आईआरसीटीसी घोटाले का, यहाँ लैंड्स फॉर जॉब्स के मामले का। अब क्यों नहीं आए, खुद क्यों नहीं घोषित किया और तेजस्वी को खुद को घोषित करना पड़ा और अपने 2-4 नौकरों को भेज दिया और खुद बिहार से फरार हैं। ये कौन सा महागठबंधन है? सर देखिए, है तो एक्चुअली राजद या कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड पार्टी ना, कंपनी है। तो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी कंपनी का प्रॉफिट पहले देखेगा या अपने मित्र वाली कंपनी का प्रॉफिट पहले देखेगा? अगर दोनों एक ही बिजनेस में आ गए तो, और टेंडर दोनों का एक ही खुलना है, एक ही टेंडर पे बात हो रही हो, तब आप अनुभवी व्यक्ति हैं, आप मुझे इसका उत्तर बताइए कि मैनेजिंग डायरेक्टर किसका फायदा देखेगा, अपनी मित्र की कंपनी का या अपने कंपनी का? महाराज, ये तो मैंने आप ही के यहाँ शो में कह चुका हूं मैं कि राहुल का पूरा एजेंडा क्या है। मैंने कई जगह कहा है कि वो तो ट्रैप बिछाए थे और लालू खानदान फंसा उसमें। अब सबके यहाँ लिखा हुआ है मैं चोर हूं। तो टेंडर का बिल शुरू हो गया है और ये चुनाव राहुल गांधी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव तेजस्वी यादव का चुनाव है। और इसीलिए मैंने आपके शो में एक और बात कही थी दर्शकों को, और मैं बार बार ये बात आपके शो में भी कह रहा हूं कि कांग्रेस इंटरेस्टेड नहीं है इसमें। आप देख लीजिए कि नॉमिनेशन राजद वाले नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, कांग्रेसी नहीं पहुंच रहे। कांग्रेसियों के नॉमिनेशन में राजद वाले, चलो ठीक है, नॉमिनेशन का बहाना है, दुख है। अरे रैली में एक दूसरे के पहुंचो। जब से ये आईआरसीटीसी स्कैम में फंसे तब से तो तेजस्वी यादव कोप भवन में थे। कल कोप भवन से बाहर निकल के कह रहे हैं कि गुजरात में फैक्ट्री लग रही है। भाई पढ़िएगा लिखिएगा न्यूज़पेपर, तब न पता चलेगा। महागठबंधन को समझ में आएगा तब ना। 2154 फैक्ट्री लग चुकी बिहार में, पता है नहीं कुछ, ज्ञान देना है 20 गज का। वो इसलिए क्योंकि अध्ययन ही नहीं है। अध्ययन करना होता तो देखिए, हम और कल आप जो हम लोग कल व्यक्तिगत दर्शकों को मैं बता देता हूं, पोल खोल देता हूं, हम लोग मिले तो हम लोगों ने जो बातें की है वो किस मुद्दे पर बात थी कि भाई अध्ययन के साथ साथ चिंतन बहुत आवश्यक है। सही। ये लोग चिंतक हो सकते हैं क्या? चिंतक होने के लिए जो
दूसरों के द्वारा दिया गया ज्ञान लेना आवश्यक है। पहली बात, सुनना, लिसनिंग चाहिए ना सर। अगर आपके अंदर लिसनिंग की समस्या है और आपको ये लगता है कि आप ज्ञानी हैं, तब आप चिंतक नहीं हो सकते सर, विचारक नहीं हो सकते। आपको ज्ञान समाज में, वो मैं उस दलित महिला को क्यों सुन रहा था? क्योंकि मैं उसके उस कॉन्फिडेंस को समझना चाहता था कि वो कैसे कह रही है कि छाप के मारेंगे कमल छाप। सही बात, सही बात। कहां से आया वो कॉन्फिडेंस? वो भी वहां पे जहां पे राजद के जिसको कह सकते हैं गुंडई करने वाले लोग कह रहे टांग के लेके जाएंगे, डबल चोटी वाली टांग के लेके जाएंगे। जिस प्रकार का डर का माहौल फैलाने का प्रयास हुआ है 20 दिनों से, सही है, उसके सामने ये अभिषेक आपको क्रेडिट जाता है। आपने जो है ना वो राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा काम किया है। मैं बता रहा हूँ, चौंकेगा नहीं। आपने राहुल गांधी के आरोप वोट चोरी का प्रमाण दे दिया है। वोट चोरी ऐसे होती है जो वीडियो आपने 39 सेकंड का या कितने मतलब आधे मिनट से कम का वीडियो, दरअसल ये वोट चोरी है। ऐसे वोट चोरी होती है और ये वोट चोरी डिलीवरी की पॉलिटिक्स से वोट चोरी है। अच्छा, अब चलते चलते अभिषेक भाई एक चीज जरा जरूर भैया ये बताइए, ये 13 सीटों पर फ्रेंडली फाइट क्या है? मतलब फ्रेंड भी और फाइट भी दोनों अंग्रेजी का शब्द है। हाँ। अब हमको ये नहीं समझ में आया कि भैया दोस्ती भी और लड़ाई भी, ये फ्रेंडली फाइट का ये नया कॉन्सेप्ट क्या है? ये 13 सीटों पे ये लोग कैसे लड़ेगा? मतलब एक हाथ में दिल लेंगे और दूसरे हाथ में कटार, कैसे लड़ेंगे? ये कौन सा नया राजनीतिक वर्जन है जो यूपी के बिहार के चुनाव में दिखाई दे रहा है? फ्रेंडली फाइट। शायर और कह रहे हैं कि ये हमारी स्ट्रेटजी है। हाँ, इसीलिए शायर तो आप हैं, खंजर वाली बात तो आप करते हैं और अक्सर करते हैं। लेकिन देखिए, ये खंजर जहर बुझा हुआ खंजर है। यहाँ पूरा कोई पीठ में घोंपने की भी जरूरत नहीं, हो सकता है गर्दन में सटा के, और हलाल प्रक्रिया सीखने में भी काफी दोनों पार्टियां एक्सपर्ट हैं। देखिए, टिकट बेच दिया गया, सिंबल तो देना था सर। जहां जहां मैटर फंस गया वहां फंस ही गया है। वो कह रहा है पैसा लिया है, सिंबल तो देना पड़ेगा। गजब, गजब अभिषेक जी, गजब अभिषेक। एक लाइन में इस पूरे गूढ़ रहस्य को आपने खोल दिया कि ये जो फ्रेंडली फाइट है ना, ये टिकट दिए गए हैं बेच, अब बेच दिए गए हैं तो दाम देने वाला अपना माल उठा रहा है, यानी सिंबल उठा रहा है, और सिंबल तुम्हारे बाप को भी देना पड़ेगा। और ये है धूर्तता जो महागठबंधन कर रहा है फ्रेंडली फाइट के नाम पे। मुझे लगता है कि सबसे आसान तरीके से आपने महज कुछ शब्दों में इस 13 सीटों पर आने वाली विधानसभा चुनाव जो बिहार का है, उसमें ये जो फ्रेंडली फाइट का और जिसे ये स्ट्रेटजी कह रहे हैं, दरअसल ये भ्रष्टाचारी चोरों की स्ट्रेटजी है, ये दुकान लगाने की स्ट्रेटजी है। और मुझे लगता है कि आज के इस चर्चा का जो सबसे बड़ा हासिल है, 13 सीटों की फ्रेंडली फाइट बेचे गए टिकटों की वजह से है। माल दोनों को सप्लाई करना पड़ा है। व्यापार में जो लोग सेल्स और मार्केटिंग जानते हैं वो इन्फिल्ट्रेशन जानते हैं। एक ही टेरिटरी में एक ही कंपनी के 2 माल ठेले जाते हैं 2 अलग-अलग सेल्स मैनेजर्स द्वारा। बहुत आसानी से आपने बताया। गजब, गजब, गजब! ये हासिल रहा आज के इस चर्चा का। अभिषेक भाई, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अभिषेक जी के चैनल द अभिषेक तिवारी शो और प्रारब्ध दोनों पर लगातार स्नेह बनाए रखिए, क्योंकि राम जी की गिलहरियां हैं, थोड़ा-थोड़ा फुदकती रहेंगी, ऐसे ही चलती रहेंगी अगर आपका स्नेह मिलता रहा तो। चैनल सब्सक्राइब किया इसके लिए बहुत धन्यवाद। वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अभिषेक जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। मुझे अमीश या अभिषेक तिवारी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय